हेलो एवरीवन, वेलकम टू शालिनी ई लर्निंग। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में। इस लेक्चर में मैंने बायोलॉजिकल वेपन क्या होते हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स क्या हैं, इसके अलावा बायो टेररिज्म क्या क्या कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री बैकग्राउंड की कौन से समय से कौन से सिचुएशन से बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कब आया, इंडिया का इसमें क्या रोल है। फिर और भी चीज़ें जिसमें कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बायोलॉजिकल कन्वेंशन साइन नहीं किए हैं। इसके अलावा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द strategies through which we can combat these situations of using this biological weapon, and also what are the challenges related to this convention. So let's begin our lecture. So first we will discuss biological weapon. So biological weapon is any kind of microorganism, is or any toxin substance which is disease causing, disease producing agent like bacteria, virus, rickets, fungi, toxins which are animal originated or plant originated or any other such biological agents that may be utilized as weapon against the human population, animal and plants for their mass destruction. So this is called biological weapon. ठीक है, सो द डायरेक्ट यूज़ ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड पॉइजन गैस अगेंस्ट एनिमी पर्सनल इज़ एन एंशियंट प्रैक्टिस इन वॉरफेयर। सो बायोलॉजिकल वेपन जो है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 उससे पहले से इस तरीके की जो है सिचुएशंस में बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल होता आया है, और दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग बायोलॉजिकल वेपन। हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री बैकग्राउंड में इसका। इससे पहले हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स क्या है और बायो टेररिज्म क्या है। तो दोनों ही लगभग एक ही है जब हम बायोलॉजिकल वेपन या बायोलॉजिकल टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। और बायो वेपन जिन बायोलॉजिकल एजेंट से बनते हैं उसको हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स कहते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और एनी टॉक्सिन, बायोलॉजिकल टॉक्सिन सब्सटेंस which is used in a weapon system or weaponized to cause lethality, is biological warfare agents. बायो वेपन्स को टेस्ट किया जाता है कौन कौन से बेसिस पे, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स पे इनको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले लिथैलिटी, द लेवल ऑफ लिथैलिटी, कि कितना ज़्यादा लीथल हो सकता है कोई बायोलॉजिकल वेपन जिसको बनाया जा रहा है। उसके बाद लेंथ ऑफ इंक्यूबेशन, यानी कि कितने टाइम पे ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, कि उसको इंक्यूबेशन में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। कम समय में ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट होने वाले बायोलॉजिकल जो एजेंट्स हैं, वॉरफेयर एजेंट्स हैं, दैट विल बी strongest weapon. Then infectious level, stability and ability to be treated with the current vaccine or medicines. तो ये भी होना चाहिए कि जो बायोलॉजिकल वेपन क्रिएट किए जा रहे हैं उनका प्रेजेंट टाइम में कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन अवेलेबल ना हो, जिससे इसका जो मास डिस्ट्रक्शन जो इंटेंशन के साथ इसको रिलीज़ किया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट कर सके। बेसिकली इसको 5 कैटेगरीज़ में इस तरीके के वॉरफेयर एजेंट्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी है बैक्टीरिया की, ठीक है। बैक्टीरिया है, रिकेट्स है, फिर वायरसेस हैं, फंजाई है, टॉक्सिन्स है। बैक्टीरिया का कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जब स्प्रेड हुआ तब दिस बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रेसिस, देन ब्रुसोलोसिस, ट्यूलेरीमिया एंड प्लेग, बॉट्यूलिज्म। अब तक का सबसे डेडलीस्ट जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बायोवेपन है वो है बॉट्यूलिज्म डिजीज़, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया बायोवेपन। देन है रिकेट्स। रिकेट्स जो है ये बैक्टीरिया का एक डिफरेंट ग्रुप है। बेसिकली ये एक इंटरसेलुलर पैरासाइट है जो ऑर्थोपॉड्स में रहता है, दैट रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स and cause typhus and Q fever are the example of such diseases which is caused by rickets organism. उसके बाद वायरसेस। वायरस जो है काफ़ी ज़्यादा हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, इसके काफ़ी एग्जांपल्स नोन हैं, जैसे हम नीपा वायरस, इबोला वायरस, H1N1। जितने तरीके की जो वायरसेस हैं
ठीक है। उसके अलावा जैसे अब कोविड-19 के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर द इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स दैट कैन बी वेपनाइज्ड टू कॉज डिजीजेस सच एज इंसेफेलाइटिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वायरस। ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट फंजाई। तो फंजाई विच मेनली कॉज कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कोविड-19 के बाद ही एक ब्लैक फंगस हमने सुना कि ब्लैक फंगस भी जो है जिसकी वजह से जो जिनका इम्यून सिस्टम कम है वहाँ पर वो फंगस जो है बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर सकता है या उसका इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो फंगस भी एज अ वेपन, बायोलॉजिकल वेपन यूज़ होते हैं। इसके अलावा फंगस को क्रॉप डिस्ट्रक्शन में भी यूज़ किया जाता है, सच एज डिजीज़ लाइक राइस ब्लास्ट, सीरियल रस्ट, व्हीट स्मार्ट एंड पोटैटो ब्लाइट। ठीक है। कौन से फंगस जैसे हो सकते हैं, जैसे इसमें एस्परजिलोसिस है या फ्यूजेरियम के कुछ स्ट्रेन है, मेनली जैसे ऑक्सीस्पोरम है या पेनिसिलियम। ठीक है। उनके कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ हैं, ये स्ट्रेन हैं जिनको एज अ फंगल बायो वेपन या फंगल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात आती है टॉक्सिन्स। तो कौन से ऐसे जो जहरीले या पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस है जो बायोलॉजिकली ओरिजिनेटेड है, यानी कि एनिमल से या फिर रेप्टिलियन ग्रुप से या प्लांट से हमने या सीड से इसको जनरेट किया है, बनाया है या एक्सट्रैक्ट किया है। तो ऐसे टॉक्सिन्स सब्सटेंसेस जिसको वेपनाइज किया गया है फ्रॉम स्नेक, इंसेक्ट, स्पाइडर्स, मरीन ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, microorganisms. So very common example or best example we can take here like of ricin. So ricin जो है कैस्टर बीन के सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री। ठीक है। हिस्ट्री में अगर हम जाए पीछे तो देखते हैं कि बायो वेपन्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन से भी पहले, फिर वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूज़ किया, वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसको यूज़ किया है बायोलॉजिकल वेपन। सो सबसे पहली बार जो रिकॉर्ड किया गया बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स जो रिलीज़ किए गए वो मंगोल फोर्सेस ने रिलीज़ किए 1347 में अगेंस्ट यूक्रेन। ठीक है। इसके बाद 1763 में ब्रिटिशर्स ने अगेंस्ट इंडिया ये बायोलॉजिकल वेपन यूज़ किए जो इन्फेक्टेड ब्लैंकेट्स स्प्रेड किए विच इज़ इन्फेक्टेड विद स्मॉल पॉक्स वायरस। ओके। सो इट क्रिएटेड द एपिडेमिक in a certain range. Then in World War II 1940s में जापान ने बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ किया अगेंस्ट चाइना विच किल्ड मोर देन 3000 ह्यूमन सब्जेक्ट। ठीक है। सो इस तरीके का बायोलॉजिकल वेपन चाइना के अंदर टेस्ट किया गया जिसके अंदर 3000 से ज़्यादा ह्यूमन जो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, सैम्पल्स, वो उसकी वजह से मारे गए। फिर बायोलॉजिकल वेपन डिलीवरी मैकेनिज़्म और टेस्टिंग ऑफ दीज वॉरफेयर एजेंट्स। ओके। सो अल्टीमेटली ह्यूमन्स आर सब्जेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड द जापानीज एक्सपेरिमेंटेड विद द इन्फेक्शियस एजेंट लाइक bubonic plague, anthrax, typhus, smallpox, yellow fever, tularemia and cholera and gangrene. ओके। नाउ बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं। सो जितना सीवियरिटी है, द लेवल ऑफ सीवियरिटी को देखते हुए फिर जो इंटेंशन है कंट्रीज़ की या पर्सनल एनिमी को किल करने के लिए या मास डिस्ट्रक्शन के लिए, तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए एक ऐसा लीगल एस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी था जो ये सारे जो हमारे जो इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस हैं इसको रोक लगाने के लिए। ओके। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन लाया गया 1972 में विच केम इन फोर्स इन 1975। सो 1972 में आने से पहले इसका फॉर्मलाइजेशन हुआ जेनेवा में 1925 में अंडर जेनेवा प्रोटोकॉल। उसके बाद ये बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1975 में फाइनली एंटर इनटू फोर्स। सो ये अपने तरीके का जो बायोलॉजिकल वेपन है ये इस तरीके का कन्वेंशन अपने में एक फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है। केमिकल वेपन कन्वेंशन से भी पहले बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन आ गया था और विच इज़ द टू एलिमिनेट द एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स। ओके। सो इसका ऑब्जेक्टिव और गोल क्या था इस कन्वेंशन के अंदर? इट इफेक्टिवली prohibits the development, production, acquisition, transfer, retention, stockpiling of biological or toxic weapons and is a key element in the international community's effort to address the proliferation of weapon of mass destruction.
ओके, सो बेसिकली इस तरीके का जो कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव है वो कि पूरी तरीके से जो बायोलॉजिकल वेपन को वेपनाइज करना, इसको इसके लिए मशीनरीज प्रिपेयर करना, या फिर जो भी लेबोरेटरी सेटअप है, ट्रेडिंग है इससे रिलेटेड, या ट्रांसफ़र है, इसको रिटेंशन करना या स्टॉक पाइलिंग करना, प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो ये सारे ही तरीके के जो प्रैक्टिसेस है इसको पूरी तरीके से रोकना, प्रोहिबिट करना, ठीक है। इसके अलावा इट कवर्स द डेलिब्रेट यूज़ ऑफ, यानी हम किसी भी समय किसी भी तरीके से हम इस तरीके के बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स को ह्यूमन पॉपुलेशन के अगेंस्ट या प्लांट या एनिमल्स के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते। ये भी इस कन्वेंशन के अंदर का गोल है। सो ये एक प्राइमरी इंटरनेशनल रिजाइम है, ठीक है, विच इज़ यूज टू एड्रेस डेलिब्रेट डिजीज़, complements efforts to address the international effort to deal with the diseases events of a natural or accidental origin. So इस तरीके के बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स या बायोलॉजिकल वेपन्स या बायोलॉजिकल एजेंट जो टॉक्सिन है वो एक्सीडेंटली या फिर एक्सीडेंटली रिलीज़ होते हैं या नेचुरली रिलीज़ होते हैं, ठीक है, और इंटेंशनली रिलीज़ किए जाते हैं। तो ये सारे ही तरीक़ों को जो जिन प्रैक्टिसेस से ये रिलीज़ हो रहे हैं इन सभी को रेगुलेट करना इस कन्वेंशन के अंदर आता है। नाउ इंडिया ने 15 जनवरी 1975 में इसको साइन किया, रेटिफाइड किया। सो इंडिया हैज़ स्टूड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ बोथ केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल वेपन्स। इंडिया ऑल्सो अग्रीड विद द जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 टू सेफ गार्ड एंड प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ एंड ऑल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स। ओके, सो अब हम कोविड-19 के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोविड-19 जैसे अभी तक जो है वो प्रूवन नहीं था कि वेदर ये वुहान में सबसे पहला केस कोविड-19 का देखा गया कि वहाँ के लैब से ये ओरिजिनेट हुआ है और स्प्रेड हुआ है, वहाँ पर सबसे पहले पेशेंट्स देखे गए, ठीक है, वहाँ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, मतलब लॉस ऑफ लाइफ वहाँ सबसे ज़्यादा देखा गया। सो अभी रिसेंटली न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में है कि चाइना इंजीनियर्ड कोविड-19 जो है वो एक चाइना इंजीनियर्ड वायरस है, ठीक है, और इसको बायो वेपन भी कह सकते हैं बिकॉज इट इन्फेक्टेड मास ऑफ पीपल एंड पब्लिक एंड इट इज़ एंड दिस स्टेटमेंट इज़ क्लेम्ड बाय वुहान रिसर्चर। Okay, now I can't say how valid this is, but this statement is given in Times of India article, and which is, so we all know about the COVID-19 and its spread and what all the symptoms and everything about this, but this particular virus is also known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. This the first case of this identified in Wuhan, China, 2019, and this SARS-CoV-2 is closely related to the original SARS-CoV. It is thought to have an animal origin, zoonotic origin, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये बैट्स के थ्रू जो है स्प्रेड हुआ है, ठीक है। प्रोमिनेंट वेरिएंट्स जो हैं इसके जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं जैसे अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा एंड ओमिक्रॉन, ठीक है, ये सारे इस वायरस के जो म्यूटेटेड वर्जन है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली म्यूटेट कर रहा था, तो ये कई सारे इसके वर्जन्स अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। वायरसेस का क्या होता है, वायरस जो है किस तरीके से काम करते हैं, वायरस जब तक मतलब एनवायरनमेंट में है या एयर में है वो इस तरीके से एक्टिवेट नहीं होते। इनको एक्टिवेट होने के लिए इनकी जो सीवियरिटी है वो कॉज करने के लिए इनका प्रॉपर होस्ट बॉडी जब तक इनको नहीं मिलेगा तब तक ये एक्टिवेट नहीं होंगे। सो host body is required for the activation of virus. Okay, so COVID-19 भी इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स में हम शामिल कर सकते हैं 2019 के ईयर में। ओके, सो विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायो टेररिज्म। ओके, नाउ हाउ टू कॉम्बैट, so how to combat with these challenges, with these kind of issues. So the first more important is surveillance and early assessment, lab investigation for diagnosis and sensitivity of biological organism.
सो सर्विलेंस यानी कंटिन्यूस जो है मॉनिटरिंग और असेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड. लैब इन्वेस्टिगेशन विद प्रॉपर फैसिलिटीज़ एंड टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड. सेंसिटिविटी शुड बी टेस्टेड for this kind of biological organism, and good facility, best facility, medical facility management should be there. General public sensitization, preparedness, risk analysis, communication should be properly made with the common people and the scientific community, and also responsible capacity building program should be there to combat with such situation. नाउ चैलेंजेस क्या है इस तरीके के बायो टेररिज्म से डील करने के. सो बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स के बारे में हम अभी तक डिस्कस करते हुए आए. बायो टेररिज्म भी इसी का एक पार्ट है, चाहे इसका ऑल्टरनेटिव टर्म है कि कोई भी एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट को हम यूज़ कर रहे हैं या रिलीज़ कर रहे हैं किसी भी पर्सनल एनिमी पे या नेशन में या कंट्री में, इंटेंशनली रिलीज़ कर रहे हैं, डेलिबरेटली रिलीज़ कर रहे हैं, तो उसको ही हम बायो टेररिज्म कहते हैं. बिकॉज या किसी एक्टिविस्ट या टेररिस्ट ग्रुप के थ्रू उसको रिलीज़ किया जा रहा है, ट्रेड ट्रांसफ़र कराया जा रहा है दूसरी कंट्री में. ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रैक्टिसेस हैं ये आपके बायो टेररिज्म के अंदर आते हैं. फॉर द मास डिस्ट्रक्शन ऑफ पीपल एंड टू रिड्यूस द इकोनॉमी, टू रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ओके, फॉर द complete loss. Okay, so this kind of practices are come under bioterrorism. ओके, सो चैलेंजेस में लैक ऑफ यूनिवर्सैलिटी, यानी कि इस तरीके के जो लेजिस्लेशन होते हैं, ठीक है, अगर हम केमिकल वेपन कन्वेंशन या फिर बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज़ अभी भी इस कन्वेंशन से बाहर हैं. ठीक है, वो इसको फॉलो नहीं कर रही हैं या इसको रेक्टिफाई नहीं किया है. ठीक है, तो जैसे कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे अभी भी ईरान, इराक, सीरिया या बहुत सारी जो है साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो अभी इस कन्वेंशन से बाहर हैं, और दे आर स्टिल मेकिंग दीज, दे स्टिल हैव सम लैब सेटअप फॉर रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपेयरिंग ऑफ दिस बायोलॉजिकल वेपन. तो अभी भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस पर्टिकुलर कन्वेंशन या लेजिस्लेशन से बाहर हैं. ठीक है, तो ये एक मेजर चैलेंज है. इसके अलावा लैक ऑफ वेरिफिकेशन. ठीक है, ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है वेरिफिकेशन का जो BWC, जो प्रोविजंस हैं BWC के, उससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी कंट्रीज़ इसे प्रॉपरली कंप्लाई कर रही हैं, ओबे कर रही हैं या नहीं कर रही. तो इसको चेक करने का कोई मैकेनिज़्म अभी तक अवेलेबल नहीं है. इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस, यानी कि बहुत से ऐसे लेजिस्लेशन एनवायरनमेंट में चाहे डिस्कस करें तो बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं ये नॉन कंप्लायंस के अंदर आती हैं, यानी कि बहुत सी स्टेट ऑफ पार्टीज़ हैं जो वायलेट करती हैं इस तरीके के BWC जैसे कन्वेंशंस को. एंड अदर्स आर सस्पेक्टेड टू ऑपरेटिंग इलीगल बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम्स. ठीक है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था केमिकल वेपन कन्वेंशन में, जिसमें था कि रशिया यूक्रेन वॉर में कि यूक्रेन स्टिल हैविंग सम लैब सेटअप एंड फंडेड बाय US फॉर प्रिपेयरिंग द बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन. ओके, एंड रशिया इज़ ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग इन preparing or having this chemical weapons. So these countries are come under the non compliance because they are violating this kind of convention. ठीक है, एडवांसेस इन बायोसाइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी. तो जैसे जैसे हम साइंसेज में आगे की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, वैसे ही जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा नॉलेज टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसका मिसयूज़ भी है. तो मिसयूज़ में हम इस तरीके के जो एजेंट्स हैं इसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या देर इज़ अ रिस्क ऑफ दैट इट कुड बी लाइक बायोलॉजिकल वेपन विल स्प्रेड. ठीक है, तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा वैसे ही देर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ क्राइम, देर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ दिस बायोलॉजिकल वेपन दैट विल स्प्रेड. Okay, so these are the major challenges related to these biological weapons and biological weapon convention. I hope you like this lecture. Thanks for your time. Please like, share and subscribe my channel.